Good afternoon, everyone. So today we are going to discuss इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डायपोल के सेंटर पे निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस पे निकाल लिया था, अभी हम लोग इक्वेटोरियल पे करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पे करने से पहले हमको पहले समझना होगा डायपोल के बारे में। डायपोल के बारे में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, जिसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायपोल का फिगर बना देता हूँ ताकि आपको लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायपोल है, ये हमारा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और ये हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया था वो क्या लिया था, हमने 2a लिया था, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने लिया था वो 2a लिया था। और इसमें मैं कंज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये हमारा डायपोल का सेंटर है। और क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किस पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इसी के जस्ट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना, इसी के जस्ट इक्वेटर पे मैं एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करूंगा जो हमारा क्या हो, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज जहां लाई कर रहा है, देखो जहां हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, जहां हमारा पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है उसमें बी मान ले रहा हूँ, और जहां हमारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाई कर रहा है उस पॉइंट को मैं सी मान ले रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्यू नॉट चार्ज पे अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको मैं मान लेता हूँ E1, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो क्या होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा तो वो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर रिपेल कर रहा होगा, क्यू नॉट चार्ज इधर रिपेल कर रहा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपल्स, ये क्यू नॉट चार्ज में जो रिपल्सन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको मैं मान लेता हूँ E2, ठीक है। अब क्लास 11th में आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा कि जब भी कोई आर वेक्टर थीटा एंगल पे लाई करता है, जब भी कोई आर वेक्टर थीटा एंगल पे लाई करता है तो उसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, पहला जो है कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। आर के साथ जो थीटा वाला एंगल होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा, और आर के साथ जो बिना थीटा वाला एंगल होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा लिखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पता होगा क्योंकि आप ये क्लास 11 का टॉपिक आपने किया होगा। फिर भी याद रखिएगा, थीटा वाला कंपोनेंट को आर कॉस थीटा लिखते हैं, बिना थीटा वाला कंपोनेंट को आर का साइन थीटा वाला लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये ए जो है सी है और यह पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओ, ठीक है, और ओ से लेके सी का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, आर, ठीक है। तो अब देखिए ये ए ओ सी में ये एंगल क्या है, थीटा एंगल, कोई ना कोई थीटा एंगल होगा। सिमिलरली बी भी हमारा किसी न किसी थीटा एंगल पे लाई कर रहा होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा क्या कर रहा है, थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट ब्रेक डाउन कीजिए, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब ये थीटा एंगल है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए, कॉमन सेंस से होगा कि ये जो है ये थीटा है, तो देखिए जो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब E1 का ये वाला थीटा वाला कंपोनेंट, मैं जब बोला था आर का जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो किसी पे ब्रेक डाउन होता है cos थीटा में, तो E1 का ये थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 का cos थीटा। सिमिलरली देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ये थीटा तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है। तो आप देखिए ये E1 का ये थीटा वाला कंपोनेंट E1 cos थीटा, E1 का ये बिना थीटा वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा हमारा E1 का sin थीटा हो जाएगा, E1 का sin थीटा। सिमिलरली ये जो ब्रेकडाउन हमारा हुआ है E2 का थीटा वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, E2 का cos थीटा, है ना। और E2 का बिना थीटा वाला कंपोनेंट ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा E2 का sin थीटा, ये हमारा हो जाएगा E2 का sin थीटा। देखिए E2 का ये थीटा वाला कंपोनेंट E2 का cos थीटा और बिना थीटा वाला कंपोनेंट E2 का sin थीटा, ठीक है। और यहाँ आपको जानना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उसमें डिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। तो देखते सबसे पहले इन ट्रायंगल AOC को अगर हम देखें, ट्रायंगल AOC को देखिए, तो इन ट्रायंगल AOC में, तो अगर AOC ट्रायंगल को अगर आप लोगे ना तो आप देख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा डिस्टेंस 2a है, ये सेंटर पे है, मतलब ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो AC जो हो जाएगा, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p हमारा क्या है r और b क्या है हमारा a, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब AC का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो AC हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा AC हो गया। सिमिलरली ये R है A है तो BC भी हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ ध्यान दें तो पहले हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन इन कंपोनेंट को जिसको हमने ब्रेक डाउन किया है उसमें हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन कंपोनेंट को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1। हमको पता है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा आया है। तो सबसे पहले हम निकालें E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह देखिए तो A से लेके C का डिस्टेंस हमारा कितना है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें क्या हो जाएगा Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यू बाय आर स्क्वायर होता है Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारे रूट में है। ठीक है, ये हमारा क्या में है रूट पे है। तो रूट पे है तो एक सेकेंड पहले मैं रूट ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट हमारा कट जाएगा। तो E1 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं E2 निकालूं, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। इसका भी डिस्टेंस देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 होगा वो भी सेम होगा हमारा Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो वैल्यूज है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो आप देख सकते हो कि E1 का E2 का cos थीटा और E2 का sin थीटा, सिमिलरली E1 का cos थीटा और E1 का sin थीटा। तो E2 cos थीटा E1 cos थीटा, ये इसका डायरेक्शन तो हमारा सेम है ना, इनका जो डायरेक्शन है ये सब सेम है। बट यहाँ देख सकते हो कि E2 का sin थीटा और E1 का sin थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या है हमारा ऑपोजिट है। तो ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी दोनों का इक्वल है, तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको केवल किसकी वजह से मिलेगा, तो E1 के cos थीटा की वजह से और E2 के cos थीटा की वजह से। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल फाइंड because of E1 cos theta and E2 cos theta. So we are going to find the net electric field first. So E net. So net electric field अगर हम फाइंड करें तो हम लोग क्या करेंगे E1 का cos theta है ना, E1 का cos थीटा, और हमको पता है E2 E1 बराबर है, तो E2 cos थीटा को मैं E1 cos थीटा ही लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि E1 और E2 दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब देखिए E1 का वैल्यू हमको पता है लेकिन cos थीटा का तो वैल्यू हमें नहीं पता है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हमको पता है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ट्रायंगल AOC में, देखिए ट्रायंगल AOC में है ना, थीटा के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान करें तो बेस हमारा क्या था a, और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट को हम लोग हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ होता है उसका, है ना। तो ये cos थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब ये जो वैल्यू है ये cos थीटा का वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा पुट करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E नेट कितना आ जाएगा 2 into E1 हमारा कितना आया था Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ गया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना आया है a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में कुछ नहीं क्या मान लेंगे, पावर में कुछ नहीं, यहाँ पावर में हम मान लेंगे 1। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1/2 है, तो दोनों का बेस सेम है, पावर हमारा क्या हो जाएगा एड अप हो जाएगा। तो देखिए ई नेट की अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए 2QA यानी कि Q और 2A है, यानी ऊपर वाला में क्या लिखेंगे Q into 2A डिवाइडेड में 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब देखिए पावर 1 है और ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड कर दीजिए तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा हमारा 3/2।
ठीक है, बहुत इजी है, टफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कंडीशन क्या ले रहे हैं, अब देखिए फिगर में अगर हम देखें ये जो आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, काफी ज्यादा बड़ा ले रहा हूँ एज कंपेरिजन ऑफ ए। यहाँ से यहाँ तक हमारा ए है, तो आर को मैं क्या कर रहा हूँ, काफी ज्यादा बड़ा ले ले रहा हूँ। मतलब ये क्यू नॉट चार्ज जो मैंने यहाँ का अज्यूम किया था ना, अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे अज्यूम करूंगा तो ये आर काफी बड़ा हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में, ये ए के कंपेरिजन में। तो मैं कंडीशन वही ले रहा हूँ स्पेशल केस में, है ना, कि आर जो है अगर मच मोर ग्रेटर देन हो ए के, तो ए को अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। तो अगर ए को अप्रोक्सीमेटली अगर हम जीरो ले लें, ए को अप्रोक्सीमेटली अगर हम जीरो ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं कि Q इंटू टू है, हमको पता है डाइपोल में, डाइपोल में मैंने पढ़ा है कि Q इंटू टू है जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, डाइपोल मोमेंट का होता है। यानी कि Q इंटू टू हमारा क्या होता है, P। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q इंटू टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का वैल्यू तो जीरो हो गया, आर स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन हमारा कितना आ जाएगा, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, है ना। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पे, इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पर मैं ई नेट की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वेटोरियल भी लिख सकता हूँ। तो ई इक्वेटोरियल हमारा कितना आ गया, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ गया। अब इसी जगह मैंने क्या देखा था, ई एक्सियल जो आया था, ई एक्सियल हमारा क्या आया था, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारे प्रूफ किया था एक्सियल पे, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था एक्सियल पे। तो ई एक्सियल हमारा 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है। और आप यहाँ देखते हैं इक्वेटोरियल क्या है, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि ई एक्सियल जो है वो डबल है किसके, ई इक्वेटोरियल के। कैसे, तो ये दुगना है ना, 2p है और यहाँ पे क्या है हमारा p है। हम लिख सकते हैं कि ई एक्सियल जो है, ई एक्सियल जो है वो डबल है किसके, ई इक्वेटोरियल के। ये भी हमारा रिलेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में आता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट में आपको फॉर्मूलाज भी याद करने हैं और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो एक्सियल का डबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटोरियल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।